हेलो डॉक्टर। हेलो रवि, कहिए क्या परेशानी है आपकी। डॉक्टर, मेरे पेनिस का साइज जो है वो बहुत छोटा है, जिसके कारण मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। देखिए, पेनिस का साइज पुरुषों के भौगोलिक स्थिति के हिसाब से अलग अलग होता है। फिर भी बहुत सारी रिसर्च के बाद ये पता चला है कि पेनिस के ढीले होने की अवस्था में पेनिस की एवरेज लंबाई 2.8 से लेकर 3.9 इंच तक होती है और उसकी परिधि 3.5 से लेकर 3.9 इंच तक होती है। पर पेनिस जब इरेक्ट होता है तो उसकी एवरेज लंबाई होती है 4.7 से लेकर 6.3 इंचेस तक और उसकी परिधि होती है 4.7। पर आप मुझे एक बात बताइए कि क्या कभी आपके पार्टनर ने आपको कहा है कि आप उन्हें सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं? ऐसी बात नहीं है डॉक्टर, उसने मुझसे कुछ कहा तो नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाता हूँ। और तो और ऐसा है कि जैसे मैं जेंट्स टॉयलेट में जाता हूँ तो मुझे एक शर्मिंदगी सी महसूस होती है। मैं समझ सकती हूँ आपकी परेशानी को मिस्टर रवि, लेकिन आपको मेंटली स्ट्रांग होना होगा क्योंकि पुरुषों में पेनिस साइज सेल्फ एस्टीम की बात हो जाती है। लेकिन अगर आप कभी भी महिला से पूछ कर देखेंगे तो उनके लिए पेनिस साइज डज नॉट मैटर और आप अपने पार्टनर को सेक्स के इतने सारे तरीके होते हैं, किसी भी तरीके से खुश कर सकते हैं और उसको ऑर्गेज्म तक पहुंचा भी सकते हैं। रियली? पर महिलाओं को क्या पसंद है ये कैसे जाने? देखिए, कभी कभी बड़ा पेनिस भी महिलाओं के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि उनका गर्भाशय ग्रीवा सेक्स के दौरान थोड़ा उभरा हुआ होता है और बड़ा पेनिस उस पर चोट करता है, जो महिलाओं के लिए बहुत ही पेनफुल होता है। और दूसरी बात, महिलाओं का जी स्पॉट उनकी योनि के मुख से 2 इंच ही अंदर होता है, तो पेनिस की लंबाई के बजाय अगर उसकी परिधि अधिक हो या फिर यूं कह लीजिए कि उसका मोटापन अधिक हो तो महिलाओं को बहुत जल्दी ऑर्गेज्म तक पहुंचाया जा सकता है। बस बात यहीं आकर रुक जाती है कि आप अपने पार्टनर को फोर प्ले में कैसे सेटिस्फाइड करें। देखिए, सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ ही नहीं बल्कि फोर प्ले भी सेक्स का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अगर कुछ कमी रह जाती है तो आप ओरल सेक्स या फिर फोर प्ले या फिर एनल सेक्स के द्वारा वो कमी पूरी कर सकते हैं। तो डॉक्टर, मुझे बता सकते हैं कि मेरे जैसे लोगों के लिए सेक्स करने का पोजीशन कौन सा सही रहेगा? सेक्स प्रोसेस एक्चुअल सेक्स करने से बहुत पहले शुरू हो जाता है। आपकी बातचीत से, आपकी नोक-झोंक से आपका मूड क्रिएट होता है और जब आप फोर प्ले करते हैं तो वही मूड बदलकर उत्तेजना का रूप ले लेता है। उसके बाद सेक्स शुरू होता है और अगर आप इन सब बातों में टाइम स्पेंड करते हैं और उसके बाद सेक्स करने की सोचते हैं तो बहुत अच्छा है और आपके लिए डॉगी स्टाइल या फिर वी स्टाइल दोनों पोजीशन ही ठीक रहेंगी। ओके, तो डॉक्टर, कोई ऐसी बात है ध्यान में रखने के लिए जिससे कि मैं अपने पेनिस का साइज बढ़ा सकूं? जी हाँ, आप पेनिस एक्सरसाइज कर सकते हैं क्योंकि उसमें मसल्स होते हैं और एक्सरसाइज करने से वो मसल्स स्वस्थ और फिट रहते हैं। जेल्किंग एक्सरसाइज से आपके पेनिस के साइज में बढ़त होगी और उसकी परिधि भी बढ़ सकती है। कार्डियो एक्सरसाइज करें जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखेगा और मजबूत कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आपको इरेक्शन में भी हेल्प करेगा। मोटापा ना बढ़ने दें, वेट पर कंट्रोल रखें, स्ट्रेस से दूर रहें। अगर आप स्मोक करते हैं तो अभी के अभी छोड़ दें। अगर आप अपने गले, लंग्स, हार्ट के लिए स्मोक नहीं छोड़ सकते हैं तो कम से कम अपने पेनिस के लिए ही स्मोक छोड़ दें। और हाँ, हर दिन हेल्दी डाइट लें। बिल्कुल। एक आपसे आखिरी बात पूछनी थी कि जेल्किंग एक्सरसाइज के अलावा किसी सर्जरी से पेनिस का साइज बढ़ाया जा सकता है? देखिए, कुछ लोग फैट इंजेक्शन लेते हैं जो आपके पेनिस की शेप को बिगाड़ सकता है। सिलिकॉन इंजेक्शन बहुत ही घातक साबित हुआ है और डर्मल ग्राफ्टिंग से स्कार टिश्यूज बन सकते हैं जो आपके पेनिस को टेढ़ा कर सकता है। तो इसीलिए आप पेनिस एनलार्जमेंट सर्जरी ना करवाएं क्योंकि इसके आज तक कोई भी सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं आए हैं और ना ही पेनिस को बढ़ाने के लिए कोई दवाई बनाई गई है। तो एकमात्र उपाय यही है कि आप जेल्किंग एक्सरसाइज ही करें, उसी से आपको थोड़ी राहत मिल सकती है।
आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ और भी जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर, मैं अभी से ही आपकी बताई हुई बातों पर अमल करूंगा। थैंक्स अ लॉट। वेलकम। हेलो, कैसे हैं आप दोनों? हम एकदम ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। तो बताइए मैं किस तरह से आपकी मदद कर सकती हूँ? डॉक्टर, मेरी वाइफ पिछले 6 वीक से प्रेग्नेंट है और मुझे जानना था कि इसे ओरल सेक्स करने से कोई खतरा तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी हाँ डॉक्टर, मैं सोच के घबरा रही हूँ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ये क्या आपका पहला बच्चा है? जी। देखिए, पहली प्रेगनेंसी के दौरान आपके मन में इस तरह के सवाल उठना लाजमी है। और जैसे कि ये आपका पहला बच्चा है तो आप लोग नहीं चाहेंगे कि उसको कोई नुकसान पहुंचे। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल। आप दोनों कितने अच्छे केयरिंग पेरेंट्स बन सकते हैं वो तो ये देखकर ही पता चल रहा है कि आप दोनों अपनी खुशी को साइड में रखकर अपनी प्रेगनेंसी को सेफ रखना चाहते हैं। वैसे आप दोनों घबराइए नहीं, इस सिचुएशन में भी आप लोग ओरल सेक्स कर सकते हैं। पर इससे इन्फेक्शन तो नहीं होगा ना? और इन्फेक्शन बच्चे तक पहुंच गया तो? चलिए, मैं आपको इस बारे में पूरी डिटेल में समझाती हूँ। अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो आप अपने बच्चे के प्रसव के समय तक अपनी सेक्स लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। और सेक्स से मेरा मतलब है कि सभी तरीके का सेक्स, ओरल एंड एनल। पर हाँ, कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान महिला में हॉर्मोन्स की हलचल कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है और उसकी वजह से उनको कुछ तकलीफें होने लगती हैं, जैसे कि नोजिया, बैक पेन, वजन बढ़ना, इस तरह की कुछ तकलीफें, जिसकी वजह से उनका सेक्स से मन ऊब जाता है और उनका सेक्स करने का मन बिल्कुल नहीं करता। इसके अलावा कोई और वजह नहीं है सेक्स ना कर पाने की। रही बात इन्फेक्शन फैलने की, तो वो तभी हो सकता है अगर आपके पार्टनर में कोई माउथ इन्फेक्शन हो या फिर माउथ अल्सर हो या फिर उनको जुकाम हो। इस केस में उनके थ्रू आप में वायरस फैलने का खतरा होता है। इस समय पर आपको ओरल सेक्स नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपके पार्टनर में STI है तो भी ओरल सेक्स के टाइम पर उनके थ्रू आप में बैक्टीरिया फैलने का खतरा होता है, तब भी आपको ओरल सेक्स नहीं करना चाहिए। इन दो केसेस के अलावा अगर आप साफ सफाई का ध्यान रखते हैं तो ओरल सेक्स करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो, ये तो अच्छा है। हम बहुत समय से सोच रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, अब जाके हमारे डाउट्स क्लियर हुए हैं। तो डॉक्टर, इसमें कोई और भी सावधानी जो हमें बरतनी चाहिए? जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि आप साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें, ओरल हाइजीन के बारे में। और इसके अलावा एक और चीज़ का ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है। जिस वक्त आप ओरल सेक्स कर रहे हो उस वक्त आप अपनी वाइफ की योनि में हवा ना फूकें, क्योंकि झटके से प्रवेश की गई हवा एक एयर बबल के रूप में उनके ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर सकती है, जिसे हम एयर एम्बोलिज्म कहते हैं, जिसकी वजह से आपकी वाइफ और आपके बच्चे की जान जाने का खतरा हो सकता है। और दूसरी बात का ये ध्यान रखें कि अगर आपको लगता है कि आपकी वाइफ प्री मैच्योर प्रसव में जा सकती है तो आप ओरल सेक्स बंद कर दें। इसके अलावा एक चीज़ का और ध्यान रखें कि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी वाइफ ज़्यादा देर तक अनकंफर्टेबल महसूस तो नहीं कर रही। और हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान रेगुलर चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। दैट्स इट। डॉक्टर, आपने हमें एयर एम्बोलिज्म के बारे में बताकर बहुत बड़ी हेल्प की है। थैंक यू वेरी मच। अरे ये तो मेरा फ़र्ज़ था। ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। थैंक यू Thank सो you so मच much, डॉक्टर। है डॉक्टर। हेलो दिलीप, अब कैसी है आपके फादर की हेल्थ? डॉक्टर, मैं उसी के बारे में कुछ डिस्कशन करने आया हूँ। जी कहिए। जी डॉक्टर, मेरे पापा को यूरिन डिस्चार्ज करने में बहुत तकलीफ होती है। उनको यूरिन डिस्चार्ज करने में पूरी तरह नहीं हो पा रहा है और उनको बार बार टॉयलेट जाने की फीलिंग होते रहती है। आपके फादर की एज 58 है, राइट? जी हाँ डॉक्टर। देखिए, जब पुरुष 50 की उम्र पार कर लेते हैं तो उनका प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने लगता है। पुरुष का यूरेथ्रा, जो एक ट्यूब होता है, वो उसके ब्लैडर से उसके यूरिन को पेनिस के थ्रू बाहर निकालता है। प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने की वजह से उसका असर आपके ब्लैडर पर भी पड़ता है। आपके ब्लैडर की वॉल मोटी हो जाती है और कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से आपका ब्लैडर
यूरिन को बाहर निकालने की क्षमता को खो देता है। बढ़ा हुआ प्रोस्टेट कहीं कैंसर तो नहीं है ना? नहीं, मैं जिस अवस्था की बात कर रही हूँ उसे हम बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया बोलते हैं, यानी कि BPH। और BPH बिल्कुल भी कैंसर नहीं होता है। ये ज़्यादातर पुरुषों में पाया जाता है जब वो 50 की उम्र पार कर लेते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि यह आपके एजिंग प्रोसेस का नॉर्मल हिस्सा है। ये आपके सेल्स में बढ़ोतरी और हॉर्मोन्स लेवल में बदलाव की वजह से होता है। अच्छा, BPH से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, BPH से ज़्यादातर यूरिनरी प्रॉब्लम ही होती हैं, जैसे कि यूरिन का ठीक से ना स्टार्ट होना, ना ही बंद हो पाना, आपकी पूरी कोशिश के बाद भी बार बार यूरिन का टपकते रहना, हर वक्त यूरिन आने जैसा फील होना। ऐसी अवस्था में आप नींद से भी जाग जाते हैं। यूरिन का ठीक से ना निकलना, यूरिन का प्रेशर से ना निकलना, यूरिन करने के बाद भी आपको ऐसा महसूस होना कि जैसे कि आपका ब्लडर यानी कि मूत्राशय अभी खाली नहीं हुआ है। इसी तरह के सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ओह, तो इसका मतलब है कोई खतरे वाली बात नहीं है। बहुत कम केस में ऐसा देखा गया है कि BPH होने की वजह से मूत्राशय ब्लॉक हो जाता है और यूरिन होना इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो आपका यूरिन आपके ब्लडर में ही जमा होकर रह जाता है, जिसकी वजह से आपको ब्लडर इन्फेक्शन हो सकता है, स्टोन हो सकता है, किडनी इन्फेक्शन भी हो सकता है। डॉक्टर, मैं बस जानकारी के लिए पूछना चाहता हूँ, BPH के कारण सेक्स में दिक्कत हो सकती है? देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि BPH कोई कैंसर नहीं है और BPH से आपके इरेक्शन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पुरुष की सेक्स लाइफ इससे बाधित नहीं होती है। अगर पुरुष को BPH है तो उसके बावजूद भी अगर वो पिता बनना चाहता है तो वो पिता बन सकता है। ओके, फिर पापा को कौन सी ट्रीटमेंट देनी होगी? देखिए दिलीप जी, ट्रीटमेंट कराने से पहले उनके पूरे चेकअप कराने होंगे आपको। उनके हेल्थ इश्यूज को जानना होगा, उनके मेडिकल हिस्ट्री को जानना होगा, उनके फिजिकल टेस्ट करा के सिम्टम्स को जानना होगा और सबसे ज़रूरी बात कि उनका यूरिन टेस्ट कराना होगा। इसके अलावा डिजिटल रिक्टल टेस्ट को कराकर उनके प्रोस्टेट के साइज को जानना होगा। कुछ केसेस में तो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट कराना होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कहीं उनको प्रोस्टेट कैंसर तो नहीं हुआ है। डॉक्टर, पर आपने अभी कहा कि BPH कैंसर नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल मैंने कहा था, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि BPH और प्रोस्टेट कैंसर के कुछ सिम्टम्स एक जैसे होते हैं, तो इसीलिए टेस्ट कराकर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैंसर है या नहीं है। ये पेशेंट की स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। ओके डॉक्टर, कुछ ऐसी सावधानियां जो बरतना चाहिए? जी हाँ, उनको कहिए कि हर थोड़ी थोड़ी देर में यूरिनेट करें, थोड़ा रिलैक्स करें, फिर यूरिनेट करें जब तक उनको हल्का महसूस ना हो। अगर वो कॉफ़ी या शराब पीते हैं तो उन्हें उससे दूर रहने के लिए कहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान के शरीर से पानी को बाहर निकालते हैं और इस अवस्था में पेशेंट को बार बार यूरिन करने की इच्छा होती है। इसके अलावा अगर वो कोई एलर्जी की दवाई लेते हैं या फिर कोई सर्दी की दवाई ले रहे हैं तो वो भी उन्हें बंद करने के लिए कहिए। अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा गंभीर हो तभी सर्जरी की ज़रूरत होती है। डॉक्टर, अगर ये सावधानियां बरतेंगे तो BPH दूर हो जाएगा? देखिए दिलीप जी, BPH कभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रोस्टेट का बढ़ना बहुत ही नॉर्मल बात होती है। लेकिन हाँ, अगर ये सावधानियां बरतते हैं तो उनको कुछ रिलीफ मिल सकता है। इसके अलावा चेकअप के बाद अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो उनको मेडिसिन भी दी जा सकती है, लेकिन ये उनके केस के सीरियसनेस पर डिपेंड करता है। ओके डॉक्टर, मैं सब समझ गया। थैंक्स अ लॉट। वेलकम। हेलो डॉक्टर। हेलो, बताइए क्या परेशानी है आपकी? डॉक्टर, मेरी पिछले साल ही शादी हुई है और मेरी लाइफ पूरी तरह से हेल्दी है, बट कुछ 2-3 मंथ से मेरे पीरियड्स इरेगुलर हैं। ओके। और 1 महीने में 3 बार पीरियड्स हो रहे हैं और ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा है। तो क्या आपने किसी गायनेकोलॉजिस्ट को नहीं दिखाया? दिखाया था डॉक्टर, पहली बार में दिखाया था, बट उन्होंने कहा कि हार्मोनल इम्बैलेंस है और कुछ मेडिसिन दिए।
तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा मेडिसिन से? नहीं डॉक्टर, ब्लीडिंग तो वैसी की मतलब जैसी की वैसी है, इसीलिए आपके पास आई हूँ। देखिए, महिलाओं में पीरियड्स प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक रहता है। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं तो पीरियड्स के दौरान आपके यूट्रस से लाइनिंग निकल जाती है। महिलाओं में आमतौर पर 24 से 35 दिनों में पीरियड्स एक बार होता है, लेकिन अगर आपको 24 दिनों के अंदर 2 बार या 2 से ज़्यादा बार हो रहा है तो इसे हम इर्रेगुलर पीरियड्स बोलते हैं। डॉक्टर, इसकी क्या वजह हो सकती है? ऐसा होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि आपके डॉक्टर ने बताया कि हार्मोनल इनबैलेंस, ये सबसे बड़ी वजह है। और अगर अचानक से आपके वजन में बदलाव आने लगे, जैसे कि बढ़ जाए या फिर कम होने लगे, तो भी आपके हार्मोन लेवल में बदलाव आने लगते हैं, जो आपके पीरियड्स पर इफेक्ट करते हैं। डॉक्टर, मेरा वजन तो कुछ खास बढ़ा नहीं है, 1-2 किलो बढ़ा होगा। वजन बढ़ना या कम होना ही इसकी एक वजह नहीं है, बल्कि हार्मोनल इम्बैलेंस की कई और वजहें भी हो सकती हैं। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा अगर एक्सरसाइज कर रही हैं या फिर आपका घर का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो रही है, क्योंकि वो भी किसी एक्सरसाइज से कम नहीं होता है, तो उससे भी हार्मोन्स के लेवल में बदलाव आ सकते हैं। और भी कोई रीजन है क्या? जी हाँ, बिल्कुल है। इसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह है स्ट्रेस। आपके किसी फैमिली मैटर की वजह से अगर आपको स्ट्रेस है, जैसे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से या किसी झगड़े की वजह से, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, तो वो आपके दिमाग में स्ट्रेस भर देते हैं और इसकी वजह से भी आपके पीरियड्स पर असर पड़ता है। इसके अलावा अगर आपको थायराइड प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से आपके यूट्रस की लाइनिंग मोटी हो जाएगी, जो आपके हैवी ब्लीडिंग का रीज़न बन सकती है। और अगर आप गर्भ निरोधक गोलियां ले रही हैं तो वो भी आपके पीरियड्स पर असर कर सकती है। बट कुछ और भी गंभीर रीज़न हो सकते हैं। अगर आपके यूट्रस में पॉलिप्स, सिस्ट, फाइब्रॉइड या फिर ट्यूमर हो जाए तो आपको जल्द से जल्द जाकर डॉक्टर से चेकअप कराना होगा, क्योंकि कभी कभी ये ट्यूमर कैंसर का रूप ले लेते हैं और फिर आप STI को भी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपको किसी भी तरीके की STI हो जाती है तो भी आपको एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है, जिसे आमतौर पर महिलाएं पीरियड्स की ब्लीडिंग मान लेती हैं। तो इसका इलाज क्या है डॉक्टर? देखिए, अगर आपकी ब्लीडिंग स्ट्रेस की वजह से है या फिर वेट बढ़ने की वजह से है या फिर किसी दवाइयों की वजह से है तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये टेम्परेरी होती है और ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। और दूसरे रीज़न को रूल आउट करने के लिए आपके गायनेकोलॉजिस्ट से आपको पेल्विक जांच करानी होगी। इसके अलावा वो डॉक्टर आपके यूट्रस की लाइनिंग के कुछ सैंपल लेंगे टेस्ट के लिए और अल्ट्रासाउंड करेंगे। अगर आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड या फिर ट्यूमर नहीं है तो आपको इलाज की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अगर फाइब्रॉइड या फिर ट्यूमर होता है या इसके अलावा कुछ और होता है तो आपको सर्जरी के लिए सजेस्ट किया जाएगा। और अगर कैंसर की स्थिति होती है तो उस स्थिति में आपको कैंसर स्पेशलिस्ट के पास रेफर किया जाएगा। हाँ, अगर आपको STI है तो किस तरीके का STI है ये जानने के बाद आपको मेडिसिन्स दिए जाएंगे। देखिए, बहुत कम केस में हार्मोन ट्रीटमेंट दिया जाता है। जब महिला 40 उम्र के आसपास हो तब आप आज ही जाकर अपने गायनेकोलॉजिस्ट से फुल चेकअप करा लें। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर। वेलकम। हेलो सुधीर, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ डॉक्टर। कुछ दिनों से एक परेशानी सी खाई जा रही है। क्यों, क्या हुआ, क्या परेशानी है? डॉक्टर, मुझे ऐसा लगता है कि यूरिन के साथ मेरे स्पर्म्स निकलते हैं, कभी कभी यूरिन के साथ और कभी कभी यूरिन करने के बाद। मुझे डर है कहीं ये घातक तो नहीं है। अच्छा, तो एक बात बताइए कि आपके पेशाब का कलर कैसा है? क्लियर नहीं है, कभी कभी सफ़ेद होता है, कभी कभी मटमैला। अच्छा, ये प्रॉब्लम आपको कितने दिनों से हो रही है? यही कुछ 3-4 महीनों से। तो आपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया? नहीं डॉक्टर साहब, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। ओके, लेकिन आप इतने श्योर कैसे हो सकते हैं कि आपके यूरिन के साथ आपका स्पर्म ही डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि आपने तो कोई टेस्ट भी नहीं करवाया? किसी दोस्त से मेरी 2 दिन पहले बात हुई थी तो उसी ने बताया कि ये स्पर्म्स हैं। देखिए सुधीर, पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि स्पर्म बहुत ही सूक्ष्म होते हैं जो आपको ऐसे दिखाई नहीं दे सकते।
वो सिर्फ लैब की टेस्टिंग में ही दिखाई पड़ सकते हैं। और हाँ, जो आपके यूरिन के साथ निकल रहा है वो आपका वीर्य यानी कि सीमेन हो सकता है, जो सफ़ेद रंग का या फिर हल्के मटमैले रंग का भी होता है। और हाँ, यूरिन में वीर्य निकल रहा है उसको कंफर्म करने के लिए आपको एक यूरिन टेस्ट कराना होगा, जिससे हम कंफर्म कर पाएंगे कि आपके यूरिन में वीर्य ही निकल रहा है या फिर कुछ और। अच्छा, तो डॉक्टर वीर्य के अलावा कुछ और निकल सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपको किसी भी तरीके की अंदरूनी या बाहर चोट लगी है तो उस चोट के संक्रमण की वजह से आपको मवाद भी आ सकती है, और अगर आपको मवाद आती है तो भी आपको जांच करानी होगी, क्योंकि मवाद आने की वजह से भी आपको यूरिन क्लियर नहीं दिखाई देगा। कभी कभी किडनी स्टोन की वजह से भी आपके यूरिन में आपको छोटे छोटे क्रिस्टल दिखाई पड़ सकते हैं, और इन दोनों केस में ही आपको जांच कराना ज़रूरी है। मुझे क्रिस्टल्स नहीं निकलते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको किडनी स्टोन की शिकायत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन है तो आप अपने यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें और जांच करवाएं। जी डॉक्टर, मैं ये तुरंत करवा लेता हूँ। पर क्या डॉक्टर, मैं इस वीर्य की प्रॉब्लम के बारे में आपसे कुछ और पूछ सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर कि यूरिन में वीर्य क्यों निकलता है, और इसकी कोई मेडिकल रीज़न है क्या, और इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? अरे, आपने तो एक साथ ही इतने सारे सवाल पूछ लिए। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको पूरी जानकारी दे देती हूँ। यूरिन में वीर्य आने की मुख्य वजह है प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन। ये प्रोस्टेट ग्लैंड आपके शरीर में वीर्य बनाने और रिलीज करने का काम करता है, और कई बार मेडिकल रीजन की वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड में लंबे समय तक सूजन आ जाती है। जब कभी भी आप पेशाब करने जाते हैं तो आपके मूत्राशय में संकुचन की वजह से उस ग्लैंड पर प्रेशर पड़ता है, और इसी वजह से आपके पेशाब के साथ साथ वीर्य भी निकल जाता है। देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन आने की और भी वजह हो सकती है। अगर आप उत्तेजित हो रहे हैं और आप सेक्स नहीं कर पाते हैं या फिर हस्तमैथुन नहीं कर पाते हैं, अपना वीर्य रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से भी आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में बहुत ज़्यादा वीर्य इकट्ठा हो जाता है, और इसकी वजह से भी सूजन आ सकती है। वैसे इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है। और जो आपके एक्सेस वीर्य जमा हो जाता है वो भी आपके यूरिन के साथ साथ निकल जाता है, तो इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। और अगर आपका इजैकुलेशन हो जाता है तो आपकी सूजन भी खत्म हो जाती है। इसकी एक और गंभीर वजह हो सकती है, जिससे आपके यूरिन में वीर्य और स्पर्म्स निकलते हैं, जिसे हम कहते हैं रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। और ये एक ऐसी अवस्था है जब आपका वीर्य मूत्राशय में पीछे की ओर जाने लगता है, और ऐसा तब होता है जब मूत्राशय के नेक पर मौजूद वॉल्व सामान्य रूप से काम करना बंद कर दे। इस वॉल्व का काम यही होता है कि ये संभोग के दौरान आपके मूत्राशय के द्वार को बंद कर दे, ताकि आपका यूरिन और आपका स्पर्म आपस में ना मिल पाए। लेकिन हाँ, अगर किसी स्थिति में ये काम करना बंद कर देता है तो आपके इजैकुलेशन से निकला हुआ स्पर्म पूरा का पूरा या फिर उसकी कुछ बूंदें मूत्राशय के पीछे की ओर जाने लगती है, जिसकी वजह से वीर्य की एक भी बूंद लिंग से बाहर नहीं आ पाती है, और ये कारण हो सकता है पुरुषों में नपुंसकता का। वैसे तो मूत्राशय में जाने वाला वीर्य कोई नुकसान नहीं देता है, क्योंकि वो यूरिन में घुलकर बाद में बाहर आ जाता है, लेकिन फिर भी आपको इसका इलाज करा लेना चाहिए ताकि आप नपुंसकता से बच सकें। तो डॉक्टर, इसका इलाज कैसे किया जाए? देखिए, जहाँ तक इलाज की बात है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना यूरिन टेस्ट कराना होगा, क्योंकि उसी से हमें मालूम पड़ेगा कि आपके यूरिन में वीर्य निकल रहा है या फिर मवाद निकल रही है या फिर कुछ और। तो सबसे पहले जाकर आप अपना टेस्ट करवाइए। और हाँ, इसके साथ साथ आप कुछ सावधानी बरत सकते हैं। अगर आपको हस्तमैथुन की आदत है या फिर आप बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करते हैं तो आपको इस पर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि अति तो किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। और हाँ, बाथ टब में गुनगुना पानी डालकर आप थोड़ा सोक करें, हफ्ते में 2 बार 15 से 20 मिनट के लिए। ये आपके वीर्य की लीकेज को रोकने का बहुत अच्छा उपाय है। बहुत टाइट अंडरवेयर ना पहनें, सिगरेट और शराब से दूर रहें, मसाले वाली चीज़ें ना खाएं,
खाने में ऐसी चीज़ें खाएं जो काम उत्तेजना को बढ़ाती हों, जैसे कि घोगा, सीप, चॉकलेट, कॉफ़ी, लाल मिर्च इत्यादि। इन सब चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। जी डॉक्टर, ठीक है, मैं अभी जाके अपना यूरिन टेस्ट करवाता हूँ। गुड। आई होप कि आपको आपके सवालों के सभी जवाब मिल गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके जीवन में भी कोई समस्या है, शारीरिक तौर पर या फिर मानसिक तौर पर, तो हमारे नीचे दी गई मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपके कोई भी सुझाव हो वो भी आप हमें मेल के द्वारा भेज सकते हैं। और हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने चैनल लाइफ केयर को सब्सक्राइब करें।